गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी आपको आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ रही है। ठीक, तो मैंने कमेंट्स देखे, काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है, मेरा समझाया समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा रिवाइज करके पीछे का फिर हम आगे चलते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार से रिलेटेड पहले कुछ चीज़ें कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार हमें जन्म से मिले होते हैं, है ना। हमें जन्म से मौलिक अधिकार मिलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार को हम और क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक, ठीक है ना, नैसर्गिक अधिकार। क्लियर? और क्या कहते हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड? और है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से, यूएसए के संविधान से, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल। हमने कितने पढ़ लेते? 12 से स्टार्ट किया, 12 से 35 तक का इसमें आर्टिकल है, 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं 12 से। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पहले यहाँ तक देखते हैं। देखो 12 और 13 ये तो जो अलग से इनके एक है ना कि इक्वालिटी का है ना, यानी कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक थे, तो 14 से लेकर 18 तक है। इन दोनों को अलग छोड़ दो, क्योंकि 12 आर्टिकल में क्या कहा गया है? इसकी डेफिनेशन है। 12वें आर्टिकल में क्या है? मौलिक अधिकार की परिभाषा है। 13 में क्या है? अल्पीकरण है। अल्पीकरण ये मैंने समझाया था कि हमारे ऐसे मौलिक अधिकार जो दूसरों के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाएं, हानि पहुंचाएं, तो हमारे उन मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, क्या कहते हैं इसको? अल्पीकरण कहते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें है सब समानता से रिलेटेड, यानी कि 14 से 18 तक हम क्या कह सकते हैं कि समानता के अधिकार हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या कहता है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। इसका सीधा सा मतलब ये है, विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और ये वाली बात कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। जो दूसरा सेंटेंस है कानून का समान संरक्षण, वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका के संविधान से। ठीक, आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि जो गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर से। 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मीन सरकारी नौकरी, ठीक है, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। इसमें अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। 16, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 15 क्या था? जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक, अच्छा, संरक्षण का मतलब क्या? संरक्षण आपने कई बार पढ़ा इसमें, ठीक है। संरक्षण हमने आगे आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 आपराधिक के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, आर्टिकल 22 तक आई थिंक मैंने पढ़ा दिया था, नहीं 21 तक पढ़ाया था। ठीक, तो 22 में क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब समझ लो रक्षा से होता है, रक्षा यानी कि कह सकते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो ये पढ़ लिया 18 तक, क्लियर। तो 14 से लेकर 18 तक हम क्या है? ये इक्वालिटी को दिखाते हैं, इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी। आगे चलते हैं। इसके बाद 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 17, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? इसमें कितने? 7 थे। पहले कितने थे? 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक, इसमें जो फर्स्ट से लेके जो इसमें कौन सा नंबर का? 6 नंबर वाला, ये क्या था? संपत्ति का अधिकार है, जो यहाँ से हटा के कहाँ भेज दिया? आर्टिकल 300 के कै में भेज दिया, जो कि कानूनी अधिकार बन गया है।
ठीक है, संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे हमसे हमारी चीज़ें ले सकती है, ठीक, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो हमारी अर्जित भूमि यानी कि हमारी खरीदी हुई हो। डिफरेंस आगे भी आएगा संपत्ति का, तब आपको डिफरेंस समझाऊंगी, ठीक। अब इन सब की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बोस संघ आया बस व्यापार किया, यानी कि 19 के फर्स्ट में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि राइट टू एक्सप्रेस यानी कि अपनी एक्सप्रेशन देना, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, पुतले जलाना, काले झंडे दिखाना और आरटीआई, वो सब इसी में आ जाएगा, ठीक। मतलब जिस तरीके से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं ना, वो सब इसमें आ जाएगा। फिर सभा करने की स्वतंत्रता सेकंड में, 19 के फर्स्ट सेकंड में, बोस देखो ऐसे थी ना ट्रिक, बोस संघ आया बस व्यापार किया, व्यापार किया से कुछ नहीं था, ये बस ट्रिक पूरी करने के लिए था। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता और कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक। तो ये सारे हमारे याद होंगे, कहीं से भी कुछ ही पूछ सकता है, क्लियर। तो 19 पढ़ लिया हमने, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा फ्रीडम को, टोटली फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता। अब आगे चलते हैं, 19 के बाद आर्टिकल 20 पढ़ा था। आर्टिकल 20 था अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। चलो इसको आगे से पढ़ते हैं, इसको डिटेल में फिर से मुझे पढ़ाना है। आर्टिकल 20 तक पहुंच गया ना, देखो आर्टिकल 20 कहता है अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, रक्षा। अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अब आर्टिकल 20 जो है किससे रिलेटेड है, अपराधी से। पहली बात तो अपराधी हम उसे कहेंगे जिसको जज ने सजा सुना दी है ना, गिरफ्तार, जिसको गिरफ्तार किया उसे हम अपराधी नहीं कह सकते, ठीक है। इसी में कहा गया है कि जब तक उसको सजा ना सुना दे, यानी कि कोर्ट इसको प्रूफ ना कर दे कि हाँ इसने अपराध किया है, तब तक उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता, ठीक। अब आर्टिकल 20 में कितने क्लोज, 3 है, 20 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक। इसमें कहा गया 20 के 1 में, इसमें कहा गया है कि एक गलती की एक सजा मिलेगी, एक गलती की एक सजा। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी ने कोई कांड कर दिया अब उसको होगी 10 साल की सजा, फिर याद आ रहा पुलिस वालों को भाई इसने वो काम किया था, फिर पकड़ के डालो उसे 10 साल के लिए जेल में, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। आपने जो एक गलती कर दी उसे एक गलती की आपको एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक। आज इसका 20 का सेकंड कहता है सजा उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जब आपने अपराध किया है। किसके हिसाब से, जब आपने अपराध किया है। यानी कि अगर अपराध 2020 में किसी ने कोई अपराध किया है तो 2020 में उस अपराध के लिए जो सज़ा है ना, आपको 2000, अगर आपका केस सपोज 15 साल 20 साल चलता है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 2035 में पहुँच गए। तो 2035 में हो सकता है वो कानून चेंज हो जाए, ठीक है। उस जो आपने अपराध किया था उस अपराध के लिए हो सकता है 2035 में जाके वो कानून चेंज हो जाए, लेकिन उस कानून के साथ सज़ा नहीं मिलेगी। 2020 में जो कानून था ना, जब आपने अपराध किया था उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, ठीक। तो सज़ा समझ के ये क्लियर हो गया, सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जब आपने अपराध किया है। अब आ जाओ 20 का थर्ड कहता है कि जो अपराधी है, अपराधी स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं है, ठीक। इसका मतलब है देखो पुलिस वाले जो पकड़ते हैं किसी को भी, यानी कि अगर कोई भी कटघरे में खड़ा है, अगर वो खुद कहेगा ना जज से कि हाँ जज साहब ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, आपने मूवी में भी देखा होगा ना कि चल तेरा इल्ज़ाम मैं ले लूँगा, तो मानते नहीं है ना। वो कोर्ट जो चलता है वो प्रूफ के ऊपर चलता है, ठीक। तो अगर कोई और गवाही दे रहा है तो वो मानी जा सकती है, गवाही तो मानते हैं, लेकिन अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे वो नहीं मान सकते। वो क्यों नहीं मान सकते, देखो ऐसे भी तो हो सकता है कि जब पुलिस ने पकड़ा हो सकता है पहले इसके पीछे कोई गन वगैरह रखी हो,
कोई किसी घर वाले को पकड़ रखा हो, कोई प्रेशर हो सकता है बिल्कुल। भाई मार पीट के कह दे कि तो अगर तूने नहीं कहा ना यहाँ से निकलती गोली मार देंगे, बहुत होता है ऐसे, है ना। मूवी में तो बहुत दिखाते हैं ये सब, मूवी से कुछ सीखा करो ठीक है। तो इसी वजह से क्या करेंगे कि वो अपने खिलाफ जो अगर कोई गवाही देगा तो वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। अपने खिलाफ गवाही मान्य नहीं होती, क्योंकि हो सकता है वो किसी प्रेशर में कह रहा हो, है ना। ऐसे भी होता है कि पुलिस वालों को पैसे खिला देता है कि उसको इतना तोड़ दो रातों रात में, क्योंकि 24 घंटे के अंदर है, 24 घंटे तक आप वहाँ पे मतलब पुलिस के पास रह सकता है कोई, 24 घंटे के अंदर तो उसे जज के सामने पेश करना है। अभी हम आके आर्टिकल 22 में वही पढ़ेंगे गिरफ्तारी से रिलेटेड, ठीक। तो इतने टाइम में वो इतना ठोक पीट देंगे ना बहुत बुरी तरीके से कि बोल तू नहीं क्या, तू नहीं क्या। तो ऐसे इसी वजह से क्या कह दिया है कि अपराधी जो होगा अगर वो स्वयं के खिलाफ कोई गवाही देगा तो वो मान्य नहीं होगी, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। क्लियर। तो ये देखो कितनी बारीकी से हमारा संविधान लिखा गया हर चीज़ को सोच के, ठीक। तो आर्टिकल 20 समझ आ गया। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसे मैंने दो चीज़ बताई थी, प्राण की स्वतंत्रता अलग और दैहिक स्वतंत्रता अलग। यानी कि प्राण से रिलेटेड जैसे कि अगर आप आत्महत्या नहीं कर सकते, इस आर्टिकल की वजह से आत्महत्या करना क्या है, अपराध है। आत्महत्या कर ली भैया, आप निकल लिए, मर गए, फिर तो कोई सज़ा किसको देंगे। लेकिन अगर वो बच गया, उसने अटेम्प्ट सुसाइड का, उसने कोशिश की सुसाइड करने की लेकिन मरा नहीं और वो बच गया, फिर क्या होगी, फिर उसे कोर्ट सजा देगी। यानी कि आत्महत्या करना, सुसाइड करना क्या है, लीगल है। यानी कि आप दूसरे के प्राण की, हमें क्या है, हमें जीने का अधिकार है, लाइफ है ना, लाइफ हमें क्या है, जीने का अधिकार है। तो हम जीने का अधिकार, इसी वजह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी की जो फटफटियाँ लेके फिरते हैं, दुनिया भर का धुआं देती हैं वो बाइक्स वगैरह, उसको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है ना, चालान काट देती है उसका। अब तो वैसे भी गाड़ियों की बहुत कम वो कर दी है ना कि 10 साल ही चला सकते हैं, 15 साल ही चला सकते हैं, इसी वजह से, क्योंकि पॉल्यूशन ना हो। अगर पॉल्यूशन होगा आपकी गाड़ी से तो उससे दूसरे की जान को खतरा है। तो इस वजह से आपके, वरना देखो घूमने का अधिकार है, वो कहे मैं तो मस्त घूम रहा हूँ, मुझे क्या आज घूमने का स्वतंत्रता है, लेकिन वो आपके उस घूमने से, आपके उस मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकार को क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरे को जीने का अधिकार है, दूसरों किसका अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो आपके मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकार नुकसान हो रहे हैं, तो आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो लाइफ में आपने क्या पढ़ा कि आप ना तो किसी को मार सकते हैं ना खुद की जान ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आती है सेल्फ डिपेंड में ना, सेल्फ डिपेंड में जो मार देते हैं कि भैया ये मेरे ऊपर गोली चला रहा था, अगर ये मैं इसको नहीं मानता तो ये मुझे मार देता, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो केस वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आत्महत्या करना बंद, मतलब इलीगल इस हिसाब से। और दैहिक स्वतंत्रता में यानी कि फिजिकली, है ना, फिजिकली आपकी बॉडी दैहिक, यानी कि आप चाहें तो आप किसी के साथ रहें, यानी कि फैमिली के किसी के भी साथ रहें, चाहे तो आप अलग रह सकते हैं। यानी कि इसमें किसका अधिकार दिया गया है, इसमें एकांतवास का अधिकार है, एकांतवास, ठीक है। एकांतवास का अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 21। इसी के तहत आपको और क्या क्या अधिकार मिलते हैं, और मिलते हैं, एकांतवास का हो गया, और मिलता है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और क्या मिलता है सर, निजता का अधिकार। यहाँ पे आ जाएगा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या नहीं कर सकते, दूसरे की जान नहीं ले सकते, है ना, या फिर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। यानी कि आपको पर्यावरण को भी क्या करना है, पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचानी है, पर्यावरण को भी क्या करना है, हानि नहीं पहुंचानी है, ठीक है, जिससे दूसरे की जान को खतरा ना हो, दूसरे को कोई हार्म ना हो, ठीक। तो ये सब किस में है, आर्टिकल 21 में। इसमें जो निजता का अधिकार, निजता का, ये बहुत पूछा जाता है, निजता का अधिकार और एकांतवास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निजता का अधिकार और एकांतवास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके तहत, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में यही नहीं कहेगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में, नहीं होता ना कि बिल्कुल उसमें जब डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डीप क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं
क्लियर। तो एकांतवास और राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। तो 20 समझ आ गया, 21 समझ आ गया। आगे चलें। अब एक आर्टिकल है 21 का क्या है 21 का क्या, देखो आर्टिकल 21 का क्या। अब इसमें क्या आ गया भैया, क्या, यानी कि ये कोई संशोधन करके जुड़ा है, कोई अमेंडमेंट करके इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21 का क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसका अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, फ्री। तो 6 से 14 तक यानी कि ये समझ लो प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट चलाती है, फ्री स्कूल्स होते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तभी तो होता है ये वो नहीं है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें, ये सब इसी के तहत होता है, ठीक। तो आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अब ये देखो ये क्या है, संशोधन करके जुड़ा है, ये तो आप समझ के संशोधन करके जुड़ा है। तो वो अमेंडमेंट था कौन सा, वो अमेंडमेंट कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था ये, 2002, यानी कि 2002 से पहले हमारे संविधान में ये आर्टिकल नहीं था। अब जब 2002 के बाद फिर लगा कि भैया शिक्षा का अधिकार कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो मस्ट है ना, वो तो कम से कम सभी को मिलनी चाहिए, तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 21 का क्या है, आ जाओ आर्टिकल 22 पे, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी में, ठीक है ना, गिरफ्तारी में संरक्षण। अब गिरफ्तारी से रिलेटेड चीज़ें से आ जाएंगी, गिरफ्तारी में संरक्षण। इसमें भी क्या है, इसमें 4 क्लोज है ना, कितने, इसमें 4 है, इसमें 4 है। देखो 22 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 22 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट कहता है कि जिसको गिरफ्तार किया है, किसी अधिकारी ने जिसको गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तारी का क्या करना पड़ेगा, आपको कारण बताना पड़ेगा। गिरफ्तारी क्या करना पड़ेगा, कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिए और उठा के चल दिए, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो उस कारण को ही हम क्या कहते हैं, वारंट कहते हैं। जो वारंट दिखाते हैं ना, पता है, यू आर अंडर अरेस्ट, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। तो वारंट का मतलब क्या होता है, रीज़न होता है उसमें, ठीक है। वारंट का मतलब क्या होता है, रीज़न होता है, यानी कि आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं किसी को उठा के लेके चले जाओ, ठीक। तो गिरफ्तारी का आपको क्या करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या कहती है इसमें कि जिसको गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने सहशरीर, यानी कि अब देखो शरीर तो छोड़ के जाएंगे ना, उसका सहशरीर पेश करना होगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, सहशरीर यानी कि विद बॉडी पेश करना पड़ेगा। अभी जो 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में आने जाने का टाइम काउंट नहीं होता है ना। आने जाने का टाइम मीन्स जैसे जब उसको गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं, तो लाने भाई टाइम लगता है, ट्रैफिक भी हो सकता है, तो टाइम नहीं ले जाएगा। अब तो वैसे भी जितने हमारे फिर उसकी जाके उसकी एंट्री होती है, टाइम लिखा जाता है ना। उस टाइम के जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गया और पहुंचने के बाद जो उसकी एंट्री हुई है, जो टाइम में लिखा गया, उस टाइम से लेकर है ना अगले 24 घंटे तक ही वो पुलिस स्टेशन में रह सकता है। इसके बीच आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना होगा, ठीक। इतना वो ठोक पीट के बिल्कुल बढ़िया कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 24 घंटे के अंदर जो पेश करना है, फिर एक तो उसे लाने का टाइम, अब फिर वहाँ से कोर्ट ले जाने का टाइम भी वो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट ले जाने का टाइम वो भी काउंट नहीं, यानी कि इसमें आने जाने का टाइम काउंट नहीं होता। पुलिस स्टेशन के अंदर जो रहेगा 24 घंटे मैक्सिमम रह सकता है, क्लियर। ये कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को
व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार, यानी कि आप जो चाहें, है ना, किसी भी वकील को आप अपने लिए अपना केस लड़ने के लिए कर सकते हो, है ना। तभी तो भाई ये प्रूफ करेगा वकील, तभी तो फिर जज आपको वापस भेजेगा। तो अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है। अब सपोज करो किसी की बेचारी के नहीं है, वकील तो बहुत बहुत फीस लेते हैं, अब किसी के पास नहीं है इतने पैसे वो वकील अफोर्ड कर सके, है ना, वकील करे, तो उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट उसको फिर सरकारी वकील अवेलेबल करा देती है ना। जो सरकारी वकील होते हैं वो उनका केस लड़ते हैं। पर वो ये भैया सरकारी वकील को सैलरी कौन दे रही है? गवर्नमेंट। तो उन्हें आपके केस से कोई मतलब है ही नहीं। तो 99% केस हार ही जाते हैं सरकारी वकील। 99% उनको कोई मतलब नहीं होता, बस जाएंगे थोड़ा बहुत कहेंगे, बात खत्म। तो समझ आ गया आर्टिकल 22 तक। देखो आर्टिकल 20 से हमने दोबारा से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध के लिए, क्योंकि 20 और 22 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधी के लिए संरक्षण। तो उसमें जो फर्स्ट कहता है, एक गलती की एक सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी, और वो क्या रहेगा? अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। तीनों के 21 का पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें आ जाएगा निजता का अधिकार, और क्या जाएगा उसमें? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार हो गया, और एकांतवास, ठीक है, आत्महत्या पर रोक, या फिर गलत कुछ भी कह सकते हैं ना, आत्महत्या वगैरह उसमें आ जाएगा। 21 का क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निःशुल्क। 22 में आ गई गिरफ्तारी, 20 में अपराध से संरक्षण, और 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी में भी कितने? मेनली 3 क्लोज, पहले इनको देखते हैं। तो 3 क्लोज कौन से? पहले गिरफ्तारी, जो मतलब गिरफ्तारी का आपको कारण बताना पड़ेगा, यानी कि वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा, और तीसरा क्या? वो अपने पसंद का वकील कर सकता है। ठीक, तो हमने कितने पढ़े? इसके 3 क्लॉज पढ़ लिए हमने। अब ये जो हैं ये अपराध करने के बाद के हैं। ये जो हमने 3 क्लॉज पढ़े, आर्टिकल 22 ये जो हमने पढ़े थे, ये अपराध के बाद ही तो होगी गिरफ्तारी। इसमें हमने 3 पढ़े, ठीक है, इसमें हमने 3 पढ़े। लेकिन क्या ऐसे भी हो सकता है कि आपने कुछ किया ही ना हो, अपराध किया ही ना हो, और आपको गिरफ्तार कर ले? ऐसा भी होता है, यानी कि अपराध से पहले गिरफ्तारी। इसमें आता है इसका 22 का 4th क्लॉज, 22 का 4th। अब ये समझो, ये तो आपने समझ ले कि अपराध करने के बाद क्या क्या इसके प्रावधान या क्या क्या इसको संरक्षण दिए गए हैं। लेकिन इसमें है कि अपराध से पहले भी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जो अपराध से पहले गिरफ्तार करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको कहते हैं हम प्यूनिटिव, ठीक है ना, प्यूनिटिव डिटेंशन, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसको समझो, इसमें क्या कहता है? अपराध से पहले। अब इसमें मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल्स में आ जाएंगे। अपराध से पहले भी क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। ये ऐसा होता है जैसे अपराध से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जिसे हम जैसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद सुना? नज़रबंद क्या होता है? किसी को नज़रबंद कर देना, या फिर एक चीज़ और होती है इसमें, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, इसी के जैसा मिलता जुलता नाम है, मीनिंग सेम ही है। तो नज़रबंद समझ लो। नज़रबंद क्या होता है कि अगर जो हम प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को नज़रबंद कर देना या गिरफ्तार कर लेना जिसके होने से अपराध हो जाए, जिसके होने से अपराध होने की संभावना हो, है ना। जैसे क्या, जैसे वो हमने जब वो था कश्मीर की कौन सा 370 हटाई थी, 370 हटाई, तो 370 जब हटाई तो कन्फर्म पता था वहाँ पे दंगे होने वाले हैं, है ना, कन्फर्म, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ के नेता वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको बताया जब कश्मीर का कौन था, जब राजा हरि सिंह था, तो राजा हरि सिंह का सेनापति कौन था? शेख अब्दुल्ला। तो 370 उसी ने लगवाई थी, और उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, इन्हीं का शासन कश्मीर पर रहा। तो इनकी जो औलादें वो चल रही हैं, इनका मेल नहीं था, तो ये तो पक्का वहाँ पे विरोध करते हैं 370 हटाने का, हम कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर हमारा है, ये है वो है। तो कन्फर्म पता था 370 जब हटेगा
तो वहाँ पे बवाल होने वाला है। तो क्यों ना हम ये करें कि जो वहाँ पे ये बढ़िया बढ़िया जो भाषण देने वाले हैं, जो लोगों को भड़काएंगे, हम उन्हें पहले वहाँ से हटा दें। तो ऐसी कंडीशन में, कंडीशन समझ गए ना, यानी कि किसी के भाषण देने से, सपोज़ कोई रैली निकल रही है बड़ी सी, है ना, तो कोई ऐसा बंदा कि अगर ये इतने भड़काऊ भाषण देगा कि पब्लिक में बिल्कुल कुछ यानी कि तोड़फोड़ मच सकती है या फिर भगदड़ मच सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना हम उसी आदमी को वहाँ से हटा लें जो वो भाषण ही ना दे, वो काम ही ना करे। तो कश्मीर में ऐसा किया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, बहुत सारे वहाँ के नेता वगैरह को वहाँ पर गिरफ्तार किया था पहले ही। उन्होंने कुछ किया नहीं ना, अभी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ठीक है ना, सिर्फ अंदाज़ा है कि, अंदाज़ा कि कन्फर्म होना था, है ना, कि इनके होने से अपराध हो सकता है। अगर वो फिर भड़काऊ भाषण ऐसे देते कि हम कश्मीर को नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, 370 हटेगी, हमारी लाश से गुजरना होगा, ये करना होगा, तो इस तरह के भाषण, इससे फिर क्या होगा, लोगों में वही चीज़ के कुछ ना कुछ वो तोड़फोड़ मचाएंगे, बस जलाएंगे या कुछ वो विरोध करेंगे। तो इससे पहले उनको क्या कर लिया, उनके प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया, ठीक। तो इसी को अब ये होता है नज़रबंद। नज़रबंद का मतलब क्या है कि ये नज़रबंद क्या होता है, या तो आपको अपने घर में कैद कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तार जेल में भी कर सकते हैं। देखो, नज़रबंद तो मेनली होता है घर में, या किसी होटल वगैरह में कर देते हैं, तो गिरफ्तार करते हैं आप जेल में भी कर सकते हो, या किसी और जगह भी कर सकते हो, किसी और जगह भी रख सकते हो, जैसे कोई होटल वगैरह ले लिया। फाइनली मेन हमें क्या करना है कि उसका पब्लिक से कनेक्शन हटाना है ना। तो जहाँ वो रहेगा, उसकी अगर उसको घर के अंदर ही नज़रबंद कर रहे हैं, घर के अंदर उसको रख रहे हैं, तो ना तो उसके चारों तरफ क्या होगा, पहरा होगा पुलिस का, घर के बाहर जो घर के अंदर लोग हैं बस वही रहेंगे, घर के अंदर ना तो कोई एंट्री करेगा और ना ही घर से कोई बाहर आ सकता है, ठीक। आराम से मस्त खाते पीते रहो, आराम से रहो। उनका टीवी का, फ़ोन का, जितने भी यानी कि कम्युनिकेशंस की चीज़ें हैं, सब कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक। ये होता है। तो ये तो आप समझ गए प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, यानी कि अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे अपराध ना हो, जिससे क्या हो, अपराध ना हो, ठीक। अब इसमें कई सारे एक्ट बनाए गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट बनाए गए बहुत सारे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो हम वो देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट थे। इसको मैं हटा दूँ, ये तो समझ गए क्या आर्टिकल इसमें 22 के 4th में ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, जो अपराध से पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हम गिरफ्तारी होती है, जो अपराध से पहले किसी को ऐसे गिरफ्तार किया है, ये हो सकता है मैक्सिमम 3 महीने के लिए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, मिनिमम 3 महीने के लिए रख सकते हैं, मिनिमम 3 महीने के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा रखना है, सपोज़ 3 महीने रखे तब भी पब्लिक में कुछ ना कुछ चल रहा है मामला, अब लगा कि 3 महीने बाद इसको अब भी अगर हम छोड़ते हैं तो ये कुछ ना कुछ बवाल करा देगा अब भी, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, फिर हायर अथॉरिटीज से परमिशन लेके इसको 3 महीने से 6 महीने भी कर सकते हैं, 3 महीने से 6 महीने भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम क्या है, एक बार अगर किसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम क्या कहते हैं, निवारक निरोध, ठीक है, निवारक निरोध। तो निवारक निरोध में रख लिया, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया, तो उसको 3 महीने के लिए गया, वो 3 महीने वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक। अगर 3 महीने में भी काम नहीं चलता तो उसको हम बढ़ा सकते हैं 6 महीने तक, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्ट कौन कौन से हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, यानी कि निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। ये कई सारे एक्ट आए, बहुत सारे वो बंद हो गए, कई सारे आए भी और कई सारे बंद भी हो गए। इसमें जो पहला निवारक निरोध अधिनियम आया था वो आया था 1950 में, उसका नाम भी यही था, निवारक निरोध अधिनियम ही उसका नाम था, यानी कि हम कहेंगे उसको इंग्लिश में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही कहेंगे, है ना, इसका इंग्लिश यही हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडीएस को हम कह सकते हैं। ये आया था 1950 में। कब आया था? 1950 में आया था, लेकिन 1950 में आया और 1972 में इसको ख़त्म कर दिया गया।
1972 में इसको ख़त्म कर देगा। ये एक्ट ख़त्म क्यों हुए? बहुत सारे एक्ट आए, जैसे मीसा आया, टाड आया, पोट आया, बहुत सारे मैं आपको बताऊंगी। वो स्टार्ट हुए फिर वो ख़त्म हो गए। ख़त्म क्यों? उनके मिसयूज की वजह से, क्योंकि आपको खुद नहीं लग रहा है कि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो सकता है? भाई ज़रूरी भी है, जैसे मैंने आपको कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसी जगह के लिए ऐसा एक्ट बनाना ज़रूरी भी है ना, ऐसा एक्ट बनाना ज़रूरी भी है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। क्योंकि देखो ये जो है निवारक निरोध, इसमें पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी और आपको डाल देगी। तो कहता है ना कि ना तो वो आपको, अभी हमने आर्टिकल 22 में क्या पढ़ाता है कि उसको कारण दिखाना पड़ेगा, है ना, अपना वो वारंट दिखाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है इसमें, ना कारण बताना। जैसे वो नहीं है रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट जो आपने पढ़ा था, रोलेक्ट एक्ट के बारे में तो पढ़ा होगा। रोलेक्ट एक्ट, उसको काला कानून कहा गया था। रोलेक्ट एक्ट को, रोलेक्ट एक्ट को क्यों कहा गया था उसे काला कानून? काला कानून कहा था इसे गांधी जी ने। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। या तो कोई, या तो इसमें कोई अपील कर सकता है कि यानी कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब ना अपनी दलीलें दे सकता है और ना अपना वकील कर सकता है। नो अपील, नो दलील, नो वकील, ठीक है। ये कानून किसको कहा गया था? रोलेक्ट एक्ट में। तो ये और ये इसमें कुछ अंतर है क्या? सेम है, नहीं है? रोलेक्ट एक्ट में भी यही था कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, है ना। याद है ना, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। जिसने हिस्ट्री अगर देखी क्लास तो वो इजीली सब बता सकता है, ठीक है ना। तो रोलेक्ट एक्ट जैसा ही क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। तो ये समझ लो रोलेक्ट एक्ट आज भी हमारे संविधान में है और थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है। तो इसमें भी क्या, इसमें क्या आपको कानून बताएगा? कारण भी नहीं बताएगा, उठाएगा गिरफ्तार कर देगा। तो इसमें भी क्या है? नो अपील, नो वकील, नो दलील। ये भी काला कानून जैसा है। तो इसके बहुत सारे मिसयूज हो सकते हैं, बिल्कुल क्या है, रोलेक्ट एक्ट जैसा है। इसके मिसयूज ये हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने जो कश्मीर का एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूरी है। अब सपोज किसी से कोई बेचारा ऐसा कुछ करने वाला ही ना हो, उसकी यानी कि ऐसे भी तो हो सकता है कोई, उसका कोई ऐसा इरादा ही ना हो, लेकिन पुलिस आई, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम दे के और 3 महीने के लिए डाल दिया, वो तो गया काम से। सोचो 3 महीने में किसी का कितना लॉस होगा। अगर कोई वाकई में क्या है, इनोसेंट है ना, उसने ऐसा ना हो, तो उसका इरादा था ना, उसने कभी ऐसा कुछ किया, तो इसका नाम दे के आप किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना आपको कारण बताना है, कुछ नहीं करना है। तो इस वजह से इसके मिसयूज बहुत ज़्यादा होने लगे। तो टाइम टू टाइम क्या है, कई सारे एक्ट आए प्रिवेंटिव डिटेंशन के, और टाइम टू टाइम कई सारे बंद हो गए। तो ये वाला कब हुआ? 1950 में आया ये वाला एक्ट, और 1972 में ये वाला ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है मीसा एक्ट। मीसा एक्ट, मीसा की फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक। यह आया था 1971 में, 1971 में आया, और 1978 में इसको भी ख़त्म कर दिया। इसको भी क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। देखो 1971, इस टाइम पे हमारी जो पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी इसको लेकर आई थी। तो ये तो आप समझ गए कि सभी का जो ओवरव्यू है, या फिर सभी जो काम करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, यानी कि वही करना है सब में, कि बिना कारण के किसी को शक के आधार पर आप गिरफ्तार कर सकते हो, 3 महीने डाल दो। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, चुनाव का टाइम था, जितने भी अपने अपोजिशन के लोग थे ना, सबको ये मीसा एक्ट लगा के सबको गिरफ्तार करके डलवा दिया, और खुद बन गई। अब 3 महीने में तो दुनिया बदल गई उनकी सबकी। तो सोचो कितना बड़ा मिसयूज हुआ। तो इस वजह से 78 में क्या हो गया, ये मीसा एक्ट ख़त्म हो गया। 78 में क्या हो गया, मीसा एक्ट ख़त्म हो गया। तो मीसा समझ गए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में स्टार्ट हुआ, 1978 में ख़त्म हो गया। इसके बाद देखते हैं रासुका। रासुका यह आया था 1980 में, 1980 में आया था। और इसको याद रखना, इसकी डेट भी याद रखनी है, क्योंकि ये वाला अभी भी है, ये वाला बंद नहीं हुआ। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। रासुका की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सबसे खतरनाक कानून यही है आज के टाइम पे, और ये अभी भी है। इसी के तहत क्या करती है, पुलिस एनकाउंटर कर देती है कि रासुका लग गई। सुना भी हो आपने, कभी ना कभी सुना होगा कि रासुका लग गई, है ना। तो ये है रासुका। रासुका किस में आता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, ठीक है। अब रासुका, इसमें एनकाउंटर वगैरह हो जाता है। और एक है टाडा। क्या है? टाडा आया था 1985 में आया था,
और 1995 में इसको भी ख़त्म कर दिया गया। टाडा टेररिज्म से रिलेटेड है, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी। टेररिज्म, टेरर क्या कर दिया मैंने, TERR, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये किसके खिलाफ था, टेररिज्म को रोकने के लिए था, टेररिज्म को रोकने के लिए था। तो इसका भी मिसयूज हुआ, इसको भी 1985 में आया और 1995 में ये ख़त्म हो गया। इसके तहत ही बहुत सारे लोगों को खामी खाई, बेचारे बाद में वो इनोसेंट निकले, है ना, कि ये तो टेररिज्म में हरकत करने वाला था, ये बम फोड़ने वाला था, ये वो करने वाला था। तो इसके तहत उनको गिरफ्तार करके डाल दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो कुछ ऐसा था ही नहीं, है ना। तो इससे भी क्या कर दिया, फिर बंद कर दिया टाडा को भी। एक है पोटा, 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 पोटा की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये भी टेररिज्म को रोकने के लिए है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आया था 2002 में। कब आया था ये, 2002 में आया था ये, और ये भी ख़त्म कर दिया। ये लगभग आई थिंक 2004 में ख़त्म कर देता, हाँ 2004 में, 2002 में आया और 2004 में इसको ख़त्म कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, मीसा की फुल फॉर्म मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, ठीक है। इसका तो निवारक, ये तो PD है, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, ये इसकी मैंने लिखी दी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्ट है जो किसके अंडर आते हैं, इसके थ्रू आर्टिकल 22 के 4th क्लॉज के तहत ये कानून बनाए गए हैं। क्लियर, तो आर्टिकल 22 समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। देखो हमने जो आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, यानी कि ये जो आर्टिकल थे 19 से लेकर 22 तक, इसमें हमने स्वतंत्रता की बात की। 19 में तो सब चीज़ की, बोलने की स्वतंत्रता, इसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रता किसमें ही है, 19 में ही है, ठीक है। 20 में क्या है, अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब अपराधी के लिए कई सारी स्वतंत्रता है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 के बाद 22, है ना। 22 में क्या है, अपराधी के उसके गिरफ्तारी के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक। लास्ट टाइम एक बार हम इसको लिखवा देंगे, 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो 23 और 24, 23 और 24, 23 और 24, 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके, शोषण के विरुद्ध, यानी कि हरेसमेंट कहते हैं जिसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। इसमें आर्टिकल दो ही आर्टिकल है, 23 और 24। आर्टिकल 23 में है, देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगर जो संविधान वाली लैंग्वेज है, बिल्कुल बहुत हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत ही टफ है, वो समझ नहीं आता। इसमें क्या क्या है, देखो इसमें है बलात् श्रम, बेगारी और बेगारी, दुर्व्यापार, मानव तस्करी, और क्या क्या आ जाएगा इसमें, बंधुआ मजदूर, ठीक है। इन सब पर क्या है, पर रोक, इन सब पर क्या है, रोक है, यानी कि ये सब क्या है, इलीगल है। संविधान के हिसाब से ये सब क्या है, इलीगल है। अब एक एक को समझो इनका मतलब क्या है, वरना रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। बलाश्रम, बेगारी, ये सब रटने से फ़ायदा नहीं है, इनका मतलब समझ आना चाहिए। इनका मतलब है, देखो बलात्श्रम का मतलब होता है ज़बरदस्ती काम कराना, किसी से ज़बरदस्ती काम कराना। ज़बरदस्ती आप किसी से काम करा रहे तो हम क्या कहेंगे, बलात्श्रम कहते हैं। बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे के, ठीक है। बेगारी का मतलब क्या है, बिना पैसे के काम कराना। होता है ना, कोई अपनी दादागिरी दिखाता है, तो किसी के रिक्शा वगैरह बैठा, बेचारा को पैसे नहीं दिए, तो वो क्या होगा, वो बेगारी है, तो वो इलीगल है। समझ गए, बिना पैसे के किसी से कुछ भी काम कराना, वो क्या होता है, बेगारी होता है। दुर्व्यापार आप समझो, दुर का मतलब यानी कि बुरा, व्यापार यानी कि बुरे व्यापार। अब बुरे व्यापार में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे
जो ड्रग्स वगैरह का होता है ना, या वो नहीं होता, ड्रग्स का जो व्यापार करते हैं वो सब बुरे व्यापार में आता है। तो दुर्व्यापार नहीं करना है, दुर्व्यापार क्या वो इलीगल है। इतनी सारी मूवीज़ में वो सब दिखाते हैं ना ड्रग्स के, वो स्मगलिंग है ना, स्मगलिंग करना ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक, दुर्व्यापार समझ गए। मानव तस्करी, तस्करी का मतलब वो भी व्यापार से रिलेटेड है ना, बेचना इधर से उधर करना। तो मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन की बॉडी पार्ट्स को बेचना, जैसे होता है ना कि दिल को ही किडनी बेच देते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में निकाल के, तो वो सब क्या वो इलीगल है। तो मानव तस्करी में दोनों चीज़ें आती हैं। तो ह्यूमन के पार्ट्स, ये पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी यानी कि चलती फिरती, होता नहीं आपने सुना लड़कियां बेच देते हैं है ना, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, तो वो सब इसी में आ जाएगा मानव तस्करी में। ठीक, फुल बॉडी या फिर बॉडी पार्ट्स, वो सब क्या वो इलीगल है। बंधुआ मजदूर का मतलब ये है कि ये भी पुरानी फिल्मों में बहुत दिखाते हैं। बंधुआ मजदूर बड़े बड़े जो जमींदार होते थे वो उनकी ज़मीन यानी कि कुछ ना कुछ उनको लोन दिया, अब बेचारे वो मजदूर होते थे बिना अनपढ़, और ब्याज बढ़ाते एक टाइम ऐसा होता था कि वो जमींदार उनकी पूरी की पूरी ज़मीन हड़प जाते थे। ठीक है, सारी वो ब्याज में निकल गई उनकी ज़मीन। अब उनका ब्याज चुकाने के लिए उस मजदूर को उस जमींदार के यहाँ पे क्या करनी है, नौकरी करनी है। उसके अपने खेतों में काम करा, लेकिन किसके लिए कर रहा है, जमींदार के लिए, अपना वो उतारने के लिए। तो पूरी की पूरी उम्र उसकी निकल जाती थी, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरता था उसका जमींदार का। तो इसको हम क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर, या जो मजदूर खरीद लेते हैं परमानेंटली कि तुम मेरे लिए काम करोगे। ठीक है, वो भी सब किस में आते हैं, बंधुआ मजदूर में आते हैं। तो इन सब पर क्या है, रोक है, इन सब पर रोक। ठीक है, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 के बाद देखते हैं 24। आर्टिकल 24 में कहता है कि 18 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम नहीं करा सकते ना, काम पर रोक। खतरनाक कारखानों में काम पर रोक यानी कि जो 18 साल से कम का है, 18 साल से कोई कम का बच्चा है भाई, 18 साल बाद तो आप क्या बन जाते हैं, वोटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे क्या होते हैं, नाबालिग होते हैं, है ना, वो इतने मैच्योर नहीं होते। तो ये क्या कहता है कि 18 साल से जो कम के बच्चे हैं वो किसी खतरनाक कारखाने में नहीं लगा सकते। इसमें वर्ड आ गया खतरनाक कारखानों में आप उसको नहीं लगा सकते। तो खतरनाक कारखाने जैसे कहीं पे लोहे का काम होता है, यानी कि लोहे के कुछ टूल्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े लोहे को मशीनों में लेकर उसको पिघलाया जाएगा। तो लोहा आपने कभी देखा हो यूट्यूब पे या कहीं भी, तो लोहा पिघल कैसा लगता है, ये समझ लो इतना खतरनाक होता है और इतनी हीट होती है उस जगह पे बहुत ज़्यादा। वो बेचारे हर 5 मिनट पे ना अपनी बॉडी के ऊपर पानी डालते रहते हैं, हर 5 मिनट के अंदर, वरना बॉडी उनकी झुलस जाए जहाँ पे ये जो लोहा पिघलाया जाता है। तो ऐसी जगह कोई 18 साल से कम के बच्चों को आप लगाओगे तो सोचो कितना रिस्की है। तो ये क्या है, वो इलीगल है। ये ऐसी जगह पर अगर पता चल जाए कि यहाँ पे ऐसे काम, ये काम हो रहा है, इतना खतरनाक काम, या फिर हो जाए कि पटाखों की फैक्ट्री है कोई, पटाखे बनाने की, है ना, जो पटाखों में जो बारूद वगैरह होता है वो भी बनता ही है, वो बनाने की, या माचिस पे भी आगे थोड़ा सा बारूद होता है, माचिस बनाने की कोई फैक्ट्री है। तो ये सब क्या होती है, खतरनाक काम होते हैं, खतरनाक फैक्ट्रीज होती हैं। तो इनमें 18 साल से कम के बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते। अगर ऐसा कहीं मिला तो वहाँ पे छापा पड़ जाता है, सील बंद कर देंगे, कंपनी को ही ख़त्म कर देंगे। होता है बहुत ऐसा, है ना, तार लग जाएगा कंपनी पर, और जुर्माना देना पड़ेगा, वो अलग जुर्माना सजा जो भी होगी, लेकिन वो तो बिल्कुल ताले लग जाता है। क्लियर। तो आर्टिकल 23 और 24 में आप इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ तक है, 35 तक पढ़ रहे हैं हमें, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 35 तक। आते हैं 25 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता में यानी कि रिलीजन से रिलेटेड आपको क्या क्या फ्रीडम दी गई है, इसमें वो सब है। चलो चलते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ज़रूर, और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर दिया करो,
मैं रिप्लाई सबका करती हूँ, ठीक है ना, जिसको जो भी कहीं भी डाउट हो। तो आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण, 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 अंतःकरण की स्वतंत्रता, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि कह सकते हैं कि इंडिविजुअली। अंतःकरण का मतलब ये है, अंतःकरण यानी कि जो पर पर्सन है, यानी कि इंडिविजुअली पर्सनली वो क्या करे, उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब उसका जिस धर्म में जाने का मन करे, है ना, जिसको उसे अच्छी फील है, उसको अंतःकरण हो। यानी कि क्या समझाऊँ इसको मैं, इस तरीके समझ लो कि अगर कोई मुस्लिम है ना, अगर कोई मुस्लिम है, उसका मन है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो तिलक लगाना अच्छा लगता है, या फिर मुझे कड़ा पहनना अच्छा लगता है, तो वो क्या कर सकता है, वो पहन सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी, उसे क्या अंतःकरण की, उसे इंडिविजुअली, उसे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब वो हिंदू उस पर कहने लगे कि नहीं तुम तिलक नहीं लगा सकते, तुम तो मोमडन हो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक। या फिर कोई हिंदू है ना, अगर उसका मन है कि मुझे टोपी पहनना अच्छा लगता है, मैं टोपी पहनूँ, या ऐसी कोई भी चीज़ है ना, तो वो पहन सकता है ईजिली, उसे कोई मुस्लिम नहीं रोक सकता, समझ गए ना। और इसी के तहत अगर सपोज करो किसी को धर्म चेंज करना है ना, धर्म चेंज करना है, हिंदू को मुस्लिम बनना है, मुस्लिम को हिंदू बनना है, या फिर किसी भी रिलीजन में जाना है, तो वो भी जा सकता है, संविधान के हिसाब से वो इलीगल नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उसको क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, इंडिविजुअली वो इसके लिए फ्री है, ठीक है ना। या फिर जैसे कोई हिंदू है, या किसी भी धर्म का ले लेता है, वैसे तो मेन यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू मुस्लिम की है, मेन तो हिंदू ही है, तो ये दिमाग में आते हैं। तो सपोज करो कोई हिंदू मस्जिद में जाना चाहता है, हिंदू कहाँ जाना चाहता है, मस्जिद में जाना चाहता है। अब वो घुस जाए मस्जिद में, है ना, तो लेकिन अगर वो मस्जिद में जाना चाहता है तो मोमडन उसे रोक नहीं सकते, है, उसे रोक नहीं सकते, बशर्ते क्या होना चाहिए कि जो मुस्लिम्स की मान्यताएं हैं, या फिर जिस तरीके से वो फॉलो करते हैं, तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप मस्जिद में जा रहे हो तो सारे मोमडन क्या करते हैं, मतलब जूते चप्पल बाहर निकाल देते हैं, तो आपको भी जूते चप्पल बाहर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसी के बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, कोई मुस्लिम अगर मंदिर में जाना चाहता है, सपोज वो आरती करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उनके हिसाब से करोगे ना, जैसे हिंदू करते हैं, जैसा वो करते हैं उनके हिसाब से करो, यानी कि उनकी जो संस्कृति है ना, वो नहीं तोड़नी है, उनकी संस्कृति के हिसाब से आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, तब वो आपको नहीं रोक सकते, वरना जूते पहन के घुस गए मंदिर या मस्जिद में तो वो मार के भगा देंगे, ठीक। तो ये है, तो समझ गए ना, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण क्या होता है। अब इसका अगला आर्टिकल जो है 26, ये देता है आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि एक ग्रुप में बना के आप कुछ भी धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ करते हो, तो वो आप किसके तहत करते हो, आर्टिकल 26 के तहत, आर्टिकल 26 के तहत वो करते हो। अब सामूहिक में क्या क्या जाएंगे, जैसे दुर्गा पूजा होती है, वेस्ट बंगाल में तो बहुत फेमस है, बहुत बड़े लेवल पर होती है, ठीक है, दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा में कोई अकेले अलग तो करते नहीं, इतनी सारी पब्लिक, इतनी बड़ी वो निकलती है ना, वो। या फिर जो कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा में कोई अकेला इंसान जाता है, उसके लिए तो मतलब जो रोड भी वन वे हो जाता है, एक साइड को उन्हीं के लिए चला देते हैं। तो क्यों चला देते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे संविधान में है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है उनके लिए, ठीक। या फिर क्या, जो पुतला वो नहीं करते, रावण को फूंकते हैं, तो रावण को सोचो कितनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है, यानी कि कुछ भी आप ग्रुप में होकर कुछ कर रहे हैं। या फिर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो ईद की नमाज़ सभी पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो ईद की नमाज़ कैसी होती है, वो सड़कों पे भी हो जाती है, क्योंकि इतनी जगह एक जगह नहीं होती, तो सड़कों पे भी नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, आप जो भी आप कर रहे हो सामूहिक में, ग्रुप में बना के, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, उससे दूसरे के मौलिक अधिकार को ठेस नहीं होना चाहिए, दूसरे के मौलिक अधिकार खत्म नहीं होने चाहिए। उससे क्या होना चाहिए, दूसरे के मौलिक अधिकार को कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यानी कि हम कहें
कि हमें किसकी स्वतंत्रता है, हमें ये है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। हम क्या करें, हम कहीं पे वो कर रहे हैं, रावण का पुतला फूंक रहे हैं, है ना, रावण का पुतला फूंक रहे हैं। अब उसकी वजह से अगर आपने सड़क पे बहुत तकड़ा जाम लगा दिया, लोगों को निकलने नहीं दे रहे, 2-3 किलोमीटर का जाम लग गया, तो वो आपके सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से, जो लोगों को आने जाने की आज़ादी थी आर्टिकल 19 की वजह से, घूमने फिरने की आज़ादी थी, वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या करेगी, उसमें फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी। पुलिस क्या करेगी, वो वहाँ से सड़क पे से वो चीज़ हटवा देगी। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ईद की नमाज तो होती कुछ मतलब मैक्सिमम आधा घंटे की, तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से समझ गए ना, दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए सब चीज़ें। ये क्योंकि आपका ये भी फॉलो होना चाहिए और आपका वो भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से बैलेंस बना के चीज़ें की जाती हैं। तो आर्टिकल 27 पे चलें। आर्टिकल 27 देखो, आर्टिकल 27 कहता है कि जो धार्मिक काम है, कुछ भी धार्मिक काम करना है, धार्मिक कामों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगता। अगर कोई धार्मिक काम है ना, धार्मिक कार्य के लिए कोई पैसा इकट्ठा रखा है, धार्मिक कार्य के लिए पैसा इकट्ठा रखा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। उस पर क्या होता है, टैक्स नहीं लगता। तभी तो मंदिरों के पास कितना कितना पैसा होता है, तो वहाँ पर टैक्स तो होता नहीं, तो इकट्ठा ही होता रहता है, वो टैक्स नहीं होता। और बहुत सारे तो ऐसे भी करते हैं, जैसे ट्रस्ट बना लेते हैं, जो मंदिर के ट्रस्ट होते हैं कि वहाँ पर आके कोई भी दान कर सकता है। तो बड़े बड़े जो जिनके पास ब्लैक मनी होती है ना, ब्लैक मनी आप समझ गए, ब्लैक मनी किसे कहते हैं, जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया, वो है ब्लैक मनी। ठीक है, ऐसा नहीं चोरी वोरी का पैसा नहीं, ब्लैक मनी वो होती है जो आपने टैक्स से बचा लिया, टैक्स नहीं दिया उस मनी पर। तो ब्लैक मनी को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो ट्रस्ट में दे देते हैं, मंदिर के ट्रस्ट में। इधर से 100 करोड़ रुपए दिए, है ना, 5-6 करोड़ फिर मंदिर वाले रख लेंगे। भाई सबकी नज़र में क्या आ गया कि इतने सारे पैसे ट्रस्ट में दे दिया, अब वो टैक्स फ्री हो गया। जब वो टैक्स फ्री हो गया तो एक हाथ से दिए, थोड़े से पैसे उनको दे दिए टैक्स से कम, और बाकी के ले लिए। ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर? तो ये क्या है, धार्मिक काम के लिए जो भी धन रखा है उस पर टैक्स नहीं होने का, टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 देखते हैं। आर्टिकल 28 में कहा गया है, जितने भी सार्वजनिक वे हैं, स्कूल हैं, यानी कि सरकारी स्कूल कह सकते हैं, ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि हम कहें सार्वजनिक का मतलब अभी बताया मैंने आपको क्या होता है, सरकारी। यानी कि पब्लिक सेक्टर में किसको कहते हैं, सरकारी को। सार्वजनिक क्या लिखूँ मैं, स्कूल या कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है ना, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते जितने भी स्कूल कॉलेज है। क्या ऐसा आपने देखा कभी कि स्कूल में गीता पढ़ाई जा रही है ना, या फिर वो दिखा रहे हैं कि ये वाला इस मंत्र से ये हो जाता है, इस मंत्र में फेरे होते हैं, या फिर नमाज पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो जो भी सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब सरकारी, गवर्नमेंटेड, भाई प्राइवेट में तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है ना। जैसे मदरसा है, मदरसा अलग चीज़ है, वो तो है ही धार्मिक चीज़ है ना, वो तो धार्मिक शिक्षा के लिए ही बना होता है मदरसा। ठीक है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है उसमें आप ये धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अगर कोई उर्दू लैंग्वेज पढ़ा रहा है, उर्दू पढ़ा रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है, संस्कृत, तो ये भी स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये धार्मिक शिक्षा नहीं है ना, ये एज ए लैंग्वेज पढ़ाई। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो ये क्या पढ़ाई जाती है, एज ए लैंग्वेज। उर्दू क्या एक लैंग्वेज है, संस्कृत क्या वो भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक लैंग्वेज बतौर एक लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है, ना कि कोई ये धर्म से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती। क्लियर? तो ये आपने 25 से 28 तक किससे रिलेटेड देखा, धर्म से। तो धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या, 25 से 28, आर्टिकल 25 में क्या अंतःकरण यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक कार्य पर लगे हुए धन पर टैक्स नहीं होगा, 28 में क्या है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जिन पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक, 28 तक हो गया। 29-30 दो आर्टिकल और देख लें, 29-30, फिर चलो 31 तक पढ़ा देती हूँ, 32वां उसमें तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर।
नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। यहाँ तक समझ आएगी 28 तक। अब देखो 29, 30, 29 और 30, ये जो 2 आर्टिकल हैं इसमें कहा गया है, इसमें है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा पहले, संस्कृति, चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। क्या लिख दिया, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मिला गया है ये किसके लिए है? स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है। इसमें अल्पसंख्यक से रिलेटेड है ये जो है ये। अब देखो इसमें आर्टिकल देखते हैं हम 29, आर्टिकल 29 कहता है, इसमें लिखा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मीन्स क्या है? माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी हमारे देश में कितनी है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, है ना, सिख, ये सब क्या माइनॉरिटी हैं। यानी कि हिंदू जो आते हैं वो हमारे देश में मेजोरिटी में आते हैं, बहुसंख्यक में आते हैं, मेजोरिटी में, ठीक है। और सर जो रिलीजन है वो सब क्या है? वो अल्पसंख्यक हैं, वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ भेदभाव न हो। इसी वजह से संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब है अगर किसी भी संस्था में अगर कोई अल्पसंख्यक जाता है तो उसकी क्या क्या, उसकी भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति के आधार पर क्या होगा? भेदभाव नहीं हो सकता, आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है। सपोज आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, कोई जैन है, कोई बौद्धिस्ट है ना। अब मैक्सिमम मेजोरिटी क्या है? हिंदू है। मेजोरिटी क्या हिंदू है, तो हर जगह आपको ज़्यादा हिंदू ही लोग मिलेंगे। भाई हमारे पूरे देश में मेजोरिटी हिंदू की है, सब जगह हिंदू मिलेंगे। अब सपोज कोई जैन है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई सिख है, तो सिख क्या होते हैं? सिख वो बांधते पगड़ी वगैरह ना, कृपान वगैरह होता है उनके पास, तो वो अपने इस तरीके से जाएंगे। तो उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। तो उसके हिसाब से अगर स्कूल में कोई कर लेगा भाई ये तो पता नहीं कैसा है, ये तो क्या पता नहीं क्या पहन कर आता है, उसके हिसाब से उससे क्या हो? भेदभाव नहीं हो सकता। अगर होता है तो क्या होगा? अगर भेदभाव होता है तो आर्टिकल 32 में आपको पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। अगर होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, ठीक है ना। सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये समझ आ गया। तो जो भी माइनॉरिटी के हैं उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी संस्था में, ठीक है। अब 30 देखते हैं, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये जो है ना 30वां जो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 का ही तोड़ समझ लो इसको। यानी कि अभी हमने कहा था कि किसी भी संस्था में अगर कोई जाता है माइनॉरिटी वाला, उसके साथ भेदभाव होता है। मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया है ना, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में होता है भेदभाव, है ना, बच्चे जल्दी से दोस्त नहीं बनते या कुछ भी हो सकता है। तो अगर उन्हें क्या हो, उन्हें स्कूल जाने में, शिक्षा लेने में अपने अल्पसंख्यक होने की वजह से किसी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी संस्था खोल सकते हैं, ठीक है ना। अपनी संस्था यानी कि हम स्कूल हो सकता है, खोल सकते हैं। गवर्नमेंट उन्हें भी इतना ही सपोर्ट करेगी, इतना ही सपोर्ट करेगी जितना जो मेजोरिटी वाले लोग करती, इतना ही इनको भी सपोर्ट करेगी। क्लियर? आर्टिकल 29-30 समझ आ गया। किससे रिलेटेड है? माइनॉरिटी से। इसमें आर्टिकल 29 बहुत पूछा जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 देखो, 29 में जो आ रहा है वर्ड 29 उन्नति से थोड़ा कोरिलेट कर लो। तो उन्नति किसकी? अल्पसंख्यकों की। किसमें? आर्टिकल 29 में। उन्नति, अल्पसंख्यकों की उन्नति किसमें? 29 में, ठीक है। तो आर्टिकल 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 और 30 समझ लिया हमने। अब देखो 31,
आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। 31 में है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार। अभी हमने 19 के 6 में इसमें भी हमने क्या पढ़ा था? संपत्ति का अधिकार पढ़ा था। तो इस वाले को हटा के किस में डाल दिया? 300 के क्या में, और क्या बन गया? ये कानूनी अधिकार बन गया। भाई मौलिक अधिकार से हट गया तो कहाँ चला गया? 300 के क्या में, 300 के क्या में चला गया, ठीक है। अब क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। यहाँ पे भी संपत्ति का अधिकार है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पर जो संपत्ति थी, यहाँ पर जो थी वो थी अर्जित भूमि, अर्जित, ठीक है, और यहाँ है पैतृक भूमि, या कह सकते हैं पैतृक भूमि या संपत्ति, है ना। भूमि में खाली जमीन आ जाएंगी, संपत्ति में घर, होटल, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्क ये है, तो इसको भी हटा के कहाँ भेज दिया? 300 के क्या में वो भेज दिया। और अमेंडमेंट एक ही हुआ था, एक बार में यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। फ़र्क समझ आ गया? यहाँ पे है पैतृक भूमि। पैतृक भूमि वो होती है जो आप होता ना कि बाप दादों से चलती आ रही है, उसके उनके बेटों को मिली, फिर वही ज़मीन उनके बेटों को मिल गई, फिर उनके बेटों को मिल गई, है ना, पूर्वजों की ज़मीन जो होती है आपकी, वो पैतृक भूमि है। और अर्जित जो आपने खुद से खरीदी है ना, जो आपने खुद से खरीदी है वो अर्जित भूमि है। तो दोनों को ही कहाँ भेज दिया? आर्टिकल 300 के क्या में। और ये संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था किस में? 44 संविधान संशोधन 1978 में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, उसमें आपको रिट पढ़नी पड़ेगी, वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, फिर मिलते हैं फिर।